तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल विद्यार्पा क्लास 10th पर, जहां आपको मिलते हैं क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट की VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन और नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। और बिल्कुल ही आसान भाषा में जो है इन पर किसी भी सब्जेक्ट के उनके चैप्टर वाइज जो है PYQ कराया जाता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज जो हम लोग 2026 to 27 वाला सेशन को शुरू करते हैं, यानी क्लास 10th का जो 26 से 27 वाला सेशन, जिनमें हम लोग आज जानेंगे भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। तो भूगोल आखिर होता क्या है, उनको जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि भूगोल होता क्या है। तो भूगोल जो है वह विषय या शास्त्र है जिनके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, पृथ्वी की संरचना और उसके प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, वन, कोयला, पेट्रोलियम आदि। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली जितने भी संरचना है, जहां भी हम नजर जाए, नदी, पहाड़, पर्वत, झील, कुछ भी हो, तो वो सभी का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? तो भूगोल में। यानी ग्राफ हो, जितने भी ग्राफ बनते हैं, जैसे इंडिया का मैप हो गया, पाकिस्तान का मैप हो गया, इन सब के बारे में किस में अध्ययन करते हैं? ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? ग्रीक भाषा से दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है जियो और एक होता है ग्राफो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफो का मतलब होता है लिखना या वर्णन करना। अर्थात कहने का मतलब है कि जिनमें हम पृथ्वी के बारे में वर्णन करते हैं उसको जो है ज्योग्राफी कहते हैं। और ज्योग्राफी के जो पिता या जनक इरेथेस्थेनिस को कहा जाता है। किसको? इरेथेस्थेनिस को कहा जाता है ज्योग्राफी के पिता या जनक। तो अब जो है हम लोग भूगोल के बारे में जान चुके हैं। अब क्लास 10th का जो है क्या स्टार्ट करते हैं? चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? चैप्टर को शुरू करते हैं। तो क्लास 10th में जो है हम लोग ज्योग्राफी में चैप्टर का नाम पहले देख लेते हैं। भूगोल जो है फर्स्ट चैप्टर है कि संसाधन एवं उपयोग। क्या है? संसाधन एवं उपयोग, जिनके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, वन प्राणी संसाधन, खनिज संसाधन, शक्ति या ऊर्जा संसाधन। उनके बाद हमारा चैप्टर 2 है कृषि, चैप्टर 3 है निर्माण उद्योग, चैप्टर 4 है परिवहन, संचार एवं व्यापार, चैप्टर 5 है कृषि एवं वन्य संसाधन और चैप्टर 6 है मानचित्र अध्ययन। तो चलिए एक एक करके सभी चैप्टर को पढ़ते हैं। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे? संसाधन एवं उपयोग। उनके बाद प्राकृतिक संसाधन, इस ऐसे करके सभी चैप्टर को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा संसाधन एवं उपयोग, सबसे पहले संसाधन एवं उपयोग उनका चैप्टर है। तो संसाधन आखिर है क्या, जिनके बारे में एक चैप्टर ही दिया हुआ है। तो संसाधन हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ जिनका उपयोग हम लोग करते हैं, खाने पीने, उसके बाद जलाने सब में जो उपयोग जिनका करते हैं, वही हमारा संसाधन है। इन प्राकृतिक प्रदत्त संसार की सारी वस्तुएं जो मानव अपनी तकनीक, कुशलता, ज्ञान एवं सामर्थ्य के अनुसार परिणित कर दैनिक और सामाजिक कार्यों में प्रयोग कर जीवन यापन करते हैं, संसाधन कहलाता है। यानी वे सभी वस्तु जिनका उपयोग हम लोग अपने जीवन यापन में करते हैं, जैसे वृक्ष हो गया, उसके बाद कुशलता, ज्ञान, कुछ भी यूज करते हैं जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, उनको संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी क्या है? संसाधन है। सभी के सभी संसाधन है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जितने भी यूज करते हैं सबके सब संसाधन है। उनके बाद क्या है कि संसाधन के उपयोग एवं उत्पत्ति के आधार पर और विकसित, विकासशील अथवा अर्धविकसित श्रेणी में बांटा गया है। यानी संसाधन को जो है उनकी उत्पत्ति एवं उपयोग के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, विकसित, विकासशील और अर्धविकसित। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। एक महान दार्शनिक यानी भूगोलविद थे जिम्मरमैन, जिन्होंने कहा था कि संसाधन होते हैं, बनते नहीं। यानी संसाधन होते हैं लेकिन बनते नहीं है। उनके बाद ये टॉपिक आपको पूछता है कभी कभी एग्जाम में, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। क्या देखते हैं? वर्गीकरण। तो इनके वर्गीकरण जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक संसाधन और एक है मानवीय संसाधन। लेकिन ये तो आपका इनका वर्गीकरण है, एक प्राकृतिक के द्वारा दिया गया संसाधन है और एक मानव जो निर्मित अपने से क्या है वह संसाधन है। लेकिन संसाधनों का जो वर्गीकरण है यह इस आधार पर नहीं, निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। इनसे हट के थोड़ा हम लोग वर्गीकरण इसका करते हैं। संसाधनों का जो वर्गीकरण है इस आधार पर किया जाता है। फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर। इन उत्पत्ति के आधार पर भी जो है संसाधन के प्रकार जैव और अजैव यानी 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद उपयोगिता के आधार पर जो उपयोग करते हैं उनके आधार पर जो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर होते हैं 4 प्रकार के, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय।
इन सभी को बारी बारी से पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के जो आधार पर संसाधन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होते हैं जैव और एक होते हैं अजैव। यानी जैव संसाधन उसको कहते हैं जो जीव से प्राप्त हो। कौन सा? जो जीव से प्राप्त हो उसे जैव संसाधन कहते हैं। और अजैव किसको कहते हैं? जो निर्जीव से प्राप्त हो। तो बारी बारी से देख लेते हैं आखिर जैव क्या है और अजैव क्या है। तो जैव संसाधन का परिभाषा देख लेते हैं कि वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तो उसे जैव संसाधन कहते हैं। उसके बाद इसमें सजीवों के सभी लक्षण मौजूद होते हैं और जिनमें जीवन है जैव संसाधन कहलाते हैं। ये भी एक टॉपिक होता है, जिनमें जीवन होता है वो जैव संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, मछली हो गया, पशु एवं अन्य प्राणी, जितने भी प्राणी हैं वो सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा जो है अजैव संसाधन, यानी आपको पहले बताएं कि निर्जीव से प्राप्त संसाधन जो है उनको अजैव संसाधन कहते हैं। यानी वे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से प्राप्त होता है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान हो गया, धातु हो गया, खनिज हो गया, अनाज हो गया, कपड़ा हो गया, etc, ये सभी जो हमें निर्जीव से प्राप्त होती है इसीलिए इसको अजैव संसाधन कहते हैं। उनके बाद जो दूसरा प्रकार है, यानी समाप्यता या उपयोगिता के आधार पर जो है संसाधन को वर्गीकरण किया गया है। तो उपयोगिता और समाप्यता के आधार पर जो है संसाधन को दो भागों में बांटा गया। यानी उपयोग जो करते हैं उनके आधार पर और समाप्यता यानी समाप्त जो हो रहा है उनके आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नवीकरणीय, एक होते हैं अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जो नवीन हो, यानी नया बार बार उपयोग कर सकते हैं, वही संसाधन जो नया बनाया जा सके। जैसे इनका परिभाषा पहले देख लेते हैं कि वे संसाधन जिनका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सके तथा इसकी आपूर्ति दोबारा आसानी से संभव हो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो क्या सौर ऊर्जा एक बार उपयोग करने के बाद खराब हो जाता है? कहेंगे नहीं सर, उनका उपयोग जब हम लोग बार बार करते हैं यानी रोज रोज उसी से चार्ज होता है। जैसे हवा है, तो क्या हवा से जो बिजली बनती है, पवन ऊर्जा, उनका एक बार उपयोग करते हैं? कहेंगे नहीं, उनका जो है रोज रोज उपयोग कर सकते हैं। तो ये सभी संसाधन है, वन, विद्युत, जल, हवा, ये सब संसाधन इनका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, इसीलिए जो है नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? नवीकरणीय संसाधन। दूसरा जो है अनवीकरणीय संसाधन, यानी वे वस्तुएं जिनका भंडार सीमित होता है तथा जिनका निर्माण जो है दोबारा ना किया जा सके या पुनः निर्माण होने में बहुत समय लगे उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वे संसाधन जिनका उपयोग हम लोग दोबारा नहीं कर सकते हैं और उनके बनने में लाखों या करोड़ों समय लगे तो उनको जो है हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, कोयला को एक बार जला लिए तो वो राख बन जाता है, जिनका उपयोग हम लोग दोबारा नहीं कर सकते हैं। पेट्रोलियम, अगर एक बार पेट्रोलियम को गाड़ी में डाल दिए तो उनका उपयोग जो हम लोग दोबारा नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस, अगर एक बार गैस यूज कर लिए दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। यानी इन सब का भंडार भी सीमित है, दुनिया में कहीं कहीं इसका भंडार है और सीमित मात्रा में हम लोग इनको बहुत यूज कर रहे हैं। कोयला को एक दिन ऐसा समय आएगा कि कोयला जो है पृथ्वी पर से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो यही है अनवीकरणीय संसाधन जिनका उपयोग हम लोग बार बार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है एक अगला है, क्या है? स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। आज वर्गीकरण ही करेंगे टोटल, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। यानी हमारे देश में जो है संसाधन को चार भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। पहला देख लेते हैं व्यक्तिगत संसाधन। आखिर व्यक्तिगत संसाधन है क्या? यानी वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति या अधितित्व अधिकार हो तथा इसके एवज में जो है वह सरकार को अपनी इच्छा से लगान देता हो। यानी वे सभी संसाधन जो हमारा हो लेकिन हम उसके लिए टैक्स दे रहे हैं सरकार को। जैसे हमारा अपना खानदानी खेत है मान लीजिए, तो उस खेत का जो हम लोग समय समय पर रसीद कटा रहे हैं, क्या कहते हैं? रसीद कटाते हैं, जिसको हम लोग लगान बोलते हैं, टैक्स। वो टैक्स देते हैं, जिससे बाग हो गया, बगीचा हो गया, तालाब हो गया, कुआं, निजी जमीन, ये सब जो हमारा व्यक्तिगत संसाधन होता है। जबकि सामुदायिक संसाधन किसको कहते हैं? कि वैसे सारे संसाधन जो किसी खास समुदाय अथवा समूह के लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अंतर्गत चारण भूमि, मंदिर, मस्जिद, शमशान, सामुदायिक भवन etc आते हैं, जो समूह के लोगों के लिए सर्वसुलभ है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वे सारे संसाधन जिनका उपयोग जो है समाज के हर एक व्यक्ति कर सकता है, यानी सार्वजनिक हो, उनको जो है, जैसे मंदिर हो गया, क्या मंदिर में हम एक व्यक्ति का कोई मंदिर पर्सनल होता है? तो कहेंगे नहीं सर। शमशान हो गया, शमशान घाट सभी का होता है। उसके बाद सामुदायिक भवन हो गया, ये सभी क्या है? सामुदायिक संसाधन है, यानी जिनका उपयोग जो है यानी सामाजिक लोग कर सके, कोई भी अन्य व्यक्ति कर सकते हैं।
उसके बाद जो अगला देख लेते हैं राष्ट्रीय संसाधन, यानी आर्थिक या कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। यानी वे सभी संसाधन जो हम लोग के पास भी है और सामुदायिक संसाधन भी है, वो सब संसाधन को मिलाकर हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी जो देश में उपस्थित है, उपलब्ध है, वही संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। यानी किसी भी देश की सरकार को यह हक है कि व्यक्तिगत संसाधन या अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकता है। यानी जैसे हमारा ज़मीन है, तो वो अगर कहीं पर सरकार को उपयोग होगी तो आपको उस ज़मीन का पैसा देकर आपसे वह ज़मीन सरकार ले सकता है, यह सरकार का जो है हित में कर सकता है, आम आदमी के हित में कर सकता है, आपसे सलाह लेगा और कर सकता है। उसके बाद आपका जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी इस प्रकार के संसाधन का जो नियंत्रण है अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। यानी ये जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है, जैसे हमारा देश है, देश के जो है 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर जितना भी महासागर क्षेत्र होता है वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यानी जैसे मान लीजिए हमारा देश है, क्या है, हमारा देश भारत है, ये है हमारा देश भारत, यानी क्या है, ये हमारा देश भारत है और यह है हिंद महासागर, सॉरी हिंद महासागर कहते हैं, हाँ हिंद महासागर मान लीजिए, या कुछ भी, बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर, ये क्या है, हिंद महासागर। और मान लीजिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर है श्रीलंका, क्या है, श्रीलंका, जो समुद्र के एरिया में श्रीलंका है। तो यहाँ से जो ये 200 किलोमीटर क्षेत्र, क्या है, ये 200 किलोमीटर का क्षेत्र, 200 किलोमीटर, और भारत से यहाँ से 200 किलोमीटर, कितना, 200 किलोमीटर, इनको छोड़कर ये हो गया हमारा राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। इनको छोड़कर ये जो महासागर बचा, इनको ही अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद ये जो हमारा ये क्षेत्र होता है, क्या, 200 किलोमीटर का क्षेत्र, किसी भी देश के 200 किलोमीटर का क्षेत्र, इसको अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, क्या कहता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। इनके बारे में जो हम लोग कल की क्लास में करेंगे, आखिर अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या होता है। और ये क्वेश्चन जो है, ये VVI अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, ये क्वेश्चन कभी कभी बिहार बोर्ड में पूछता है, तो इसीलिए आप जो है ये क्वेश्चन जरूर देख लेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे जो 2027 की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड 2027 की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।